सोचिए अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ डाटा, सिर्फ और सिर्फ डाटा, क्या हम उसका मतलब बता सकते हैं? या फिर अगर मैं कहूँ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, क्या हम इसका फ़र्क बता सकते हैं? अगर नहीं तो हम वो सेम मिस्टेक कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बिलियन कहते हैं। वो ट्यूटोरियल के बाद ट्यूटोरियल और कॉपी कोड करते रहते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, जिसकी वजह से हमें जो डाटा साइंस की फील्ड है वो खोजने से अलग लगती है। इसलिए फिर आज की वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, बल्कि इसकी टर्मिनोलॉजी को विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि आप वीडियो के एंड तक डाटा साइंस की फील्ड को सिर्फ डिफाइन नहीं बल्कि कॉन्फिडेंटली बोल सकें। इस वीडियो में हम 20 से ज्यादा डाटा साइंस की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। सिर्फ सिंपल एक्सप्लेनेशन होगी और रियल लाइफ से लिंक करती हुई एग्जांपल आपको मिलेगी, और मैं कोशिश करूंगा आपको विजुअल इमेजिनेशन के जरिए समझा सकूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। यार ये डाटा साइंस बहुत गलत किया। वो मुझ नहीं है, तुम उसके बकान पे पुष्टि वाले तो। हाँ बिल्कुल, प्रोग्रामिंग से पहले कुछ लैंग्वेज को समझना जरूरी है। डाटा साइंस की फील्ड की भी एक अपनी लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी। ये सब क्या है? अलग अलग वैल्यूज। इन वैल्यूज का कंटेक्स्ट नहीं है, और जब फैक्ट्स और वैल्यूज का कंटेक्स्ट नहीं होता उन्हें हम कहते हैं डाटा। सिंपल अल्फाजों में जो सा डाटा है वो रॉ फैक्ट फिगर होता है। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यूज का कंटेक्स्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें इनका एक्चुअल मीनिंग प्ले नहीं हो पा रहा। मतलब ये सिर्फ वैल्यूज है जिन्हें देखकर मैं भी नहीं बता सकता ये किस चीज पर प्रेजेंट का है। हाँ एग्जैक्टली, यही मैं बता रहा हूँ। ये डाटा है लेकिन इनका कंटेक्स्ट मिसिंग है। तब देखो वही वैल्यूज हैं लेकिन अब इन्हें कंटेक्स्ट मिल गया। अब हम जानते हैं ये वैल्यूज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये रॉ डाटा नहीं रही बल्कि इन्फॉर्मेशन बन गया। सिंपल फास्ट में ये कि इन्फॉर्मेशन यानी डाटा जो प्रोसेस होकर कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंगफुल चीज बन जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा किस पर्सन के बारे में। हाँ एग्जैक्टली, जब डाटा को कॉन्टेक्स्ट मिलता है तभी इन्फॉर्मेशन बनती है। अब मान लो एक कंपनी है जो ऑब्जर्व करती है कि लाहौर में 20 से 30 साल के लोग सबसे ज्यादा उनके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। अब कंपनी वाले के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि उनके पास एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन है। अब कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि किस एज के ग्रुप को टारगेट करना है और जिनको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी। ये है नॉलेज। सिंपल अल्फाजों में इंफॉर्मेशन से मिलने वाला एक्शनेबल अंडरस्टैंडिंग जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो जहाँ तक जो सा डाटा है वो रॉ फैक्ट, जो सा इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंगफुल डाटा है, जो सा नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन से निकलने वाला एक्शनेबल अंडरस्टैंडिंग है। और हमेशा से डाटा साइंटिस्ट का गोल रहता है कि डाटा से मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट तक पहुंचना। तो हम बात करते हैं डाटा साइंस की खुद में सबसे बड़ी सबसे फेमस कंट्रियों पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। आपने इन तीनों टर्म्स के बारे में कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है या फिर इनके दरमियान डिफरेंस है। चलें इस कन्फ्यूजन पर दूर करते हैं। सोचें आज आप एक ऐसी मशीन बना दे जो इंसानों की तरह सोच सकती हो, जो उनसे डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो, जो उनसे डिफरेंट लैंग्वेज को समझ सकती हो और डिफरेंट सिचुएशंस में इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स कर सकती हो। तो बताएं अब आप किस फील्ड का हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? सिंपल अल्फाज में ये है कि एआई का हमेशा से गोल ये है कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। मतलब ये सबसे ब्रॉड है। हाँ बिल्कुल, एआई सबसे ब्रॉड कैटेगरी है। अब एआई के अंदर आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मशीन लर्निंग। यहाँ मशीन को हर बार रोल मैनुअली प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, बल्कि इंस्टेड जहाँ उसे एक एग्जाम्पल दी जाती है वो उस एग्जाम्पल से मशीन डाटा पैटर्न सीखती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मेल 1 है स्पैम, मेल 2 हमारे पास नॉर्मल, मेल 3 हमारे पास है स्पैम, मेल 4 हमारे पास नॉर्मल। इसी तरह थाउजेंड ऑफ ईमेल मिलकर बनाते हैं मशीन लर्निंग पैटर्न्स। सोचिए हमारे पास एक मोबाइल मशीन है जिसमें हमें रोजाना के 1000 मेल रिसीव होते हैं, जिसमें कुछ स्पैम होते हैं कुछ नॉर्मल होते हैं, और जो सी हमारी मशीन है वो उन एग्जाम्पल को एनालाइज करती है और धीरे धीरे उन पैटर्न को लर्न करती है, जिसकी वजह से वो आसानी से न्यू मेल को प्रेडिक्ट करती है कि ये स्पैम है कि नॉर्मल। यानी हर वो मैग्नेट देखने को चाहिए जिनको ज्यादा देते हैं जिससे मुझे इतना है। हाँ बिल्कुल, मशीन लर्निंग का सिंपल आइडिया है लर्निंग फ्रॉम एग्जांपल। मशीन लर्निंग के अंदर भी एक कैटेगरी होती है जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं, जो इनसा मल्टीपल लेयर वाला न्यूरल नेटवर्क होता है, जो इनसा हमारे ब्रेन से इंस्पायर है। जो इनसा डीप लर्निंग है खास तौर पर इमेजेस, वॉइस और मल्टीपल लैंग्वेज जैसे डाटा पर ज्यादा पावरफुल वर्क करता है। जैसे चैटजीपीटी इमेज जनरेशन और वॉइस रिकॉग्निशन और सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे एप्लीकेशन में खास इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग एक लाइन याद रखें, जो सी डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग का हिस्सा है और जो सी मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। लेकिन हर एआई मशीन लर्निंग नहीं होती और हर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं होती। अब ये फाइनली कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। अब तो मुझे क्या करना ही कोई सब कोई नहीं बोलेगी। अब जब हमें एआई फैमिली का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब न्यू सवाल ये है, मशीन सीखती कैसे है? क्या उसे आंसर पहले से दिया जाता है या फिर वो खुद डाटा का पैटर्न डिस्कवर करती है? इस सवाल से शुरू होता है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो आप मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हो जहां आपके टीचर ने आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है, आप उस वक्त करेक्ट आंसर कैप्चर कर सकते हो जिस वक्त आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की होगी और आपके माइंड में आंसर सेव होगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग।
यहाँ हम मशीन को डाटा के साथ करेक्ट आंसर भी देते हैं। इस करेक्ट आंसर को हम लेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास डाटा है इमेजेस और लेबल का, जिसमें कैट और डॉग है। मशीन हजारों लेबल डाटा को एनालाइज करती है और फिर धीरे धीरे पैटर्न को लर्न करती है, यानी फाइंड करती है कि कैट और डॉग में फर्क क्या है। मतलब मशीन रैंडमली गैस नहीं करती, बल्कि उसके पास पहले से करेक्ट आंसर होता है। हाँ एग्जैक्टली, मशीन के पास पहले से डाटा होता है, इसीलिए तो इसे हम सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। अब आप लोग ये सोचें कि हर रोज हम सुपरवाइज लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें कभी रियलाइज भी नहीं होता। जैसे स्पैम डिटेक्शन, लोन अप्रूवल, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन और डिसीज प्रेडिक्शन और हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। इन सब केस में मशीन को पास डाटा के साथ करेक्ट आंसर भी दिया जाता है, यानी उसके पास डाटा भी है और लेबल भी। इन्हीं लेबल डाटा की मदद से मशीन पैटर्न सीखती है और फिर केस आसानी से प्रेडिक्ट कर सकती है। प्रोफेसर, इस बार लेबल कहाँ पे दिए? अब इनका टीचर ही नहीं है। इसे समझने के लिए आप यूं सोचिए कि हम एक रूम में एंटर करते हैं जहाँ 100 लोग खड़े हैं। किसी का नाम भी नहीं पता, किसी की एज भी नहीं पता, किसी का प्रोफेशन नहीं पता, सिर्फ लोग हैं। लेकिन हम थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। कुछ लोग एक जैसी एज के हैं, कुछ एक ड्रेसिंग स्टाइल में सिमिलर हैं और कुछ लोग नेचुरल के ग्रुप में नजर आते हैं। यानी हमें किसी तरह का पहले से आंसर नहीं दिया गया, लेकिन हमने कुछ अपनी एनालाइजिंग पावर से ही पैटर्न फाइंड किए। इसी कंसेप्ट को कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ सिर्फ मशीन को डाटा दिया जाता है, ना कि आंसर। इसमें मशीन खुद ही अपने अंदर सिमिलर और पैटर्न को फाइंड करती है और उसकी बेसिस पे ही ग्रुप बनाती है। जैसे मिसाल के तौर पर कस्टमर ऑटोमेटिकली 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं: स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर और सीनियर सिटीजन्स। मतलब मशीन को दिन स्कोर पर दिए भी कुंजों बिस रूपे साथ मिला था और फिर उस ग्रुप में कुछ प्लेस कर देती है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह डाटा के अंदर इस तरह के ग्रुप डिस्कवर करने के प्रोसीजर को अक्सर क्लस्टर भी कहा जाता है। अब आप कंपैरिजन टेबल दे सकते हैं सुपरवाइज लर्निंग का और अनसुपरवाइज लर्निंग का। सुपरवाइज में टीचर, लेबल और आंसर और प्रेडिक्शन आ जाता है, और जबकि अनसुपरवाइज में नो टीचर, नो लेबल, स्टूडेंट, पैटर्न्स और ग्रुप्स होते हैं। अब तो दोनों का डिफरेंस परमानेंटली याद हो गया है। बस एक सेंटेंस याद रखें, जो सुपरवाइज लर्निंग है इसमें हम फाइंड आंसर करते हैं, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में हम डिस्कवर पैटर्न्स करते हैं। अब आए हम एक कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में जरूरी नहीं हमेशा सेम ही डाटा दिया जाए, बल्कि अक्सर हमें कैटेगरी डाटा प्रोड्यूस करने को दिया जाता है और अक्सर हमें न्यूमेरिक डाटा प्रोड्यूस करने को दिया जाता है। अच्छा, इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? आओ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सवाल ये है कि ये मेल स्पैम है या नॉट स्पैम, या फिर ये इमेज कैट की है या डॉग की, या फिर ये पेशेंट सिक है या हेल्थी, या फिर ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड है या सेफ। जब मशीन किसी इनपुट डाटा को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर दे तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी मशीन के पास कुछ फिक्स कैटेगरी होती है जिसमें से वो चूज करती है। हाँ एग्जैक्टली। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब सवाल ये है कि इस घर की प्राइस कितनी है। मशीन प्रेडिक्शन करती है कि 18,250,000। अब यहाँ पे आंसर कैट और डॉग नहीं है और स्पैम और नॉट स्पैम आंसर भी नहीं है। यहाँ पे मशीन न्यूमेरिकल डाटा प्रोड्यूस कर रही है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, हाउस प्राइसेस, सेल, सैलरी और स्टॉक डिमांड। जब हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा हो जिसको हम मशीन ने प्रेडिक्ट करना हो तो हम उसे रिग्रेशन कहते हैं। So simple category 不来到嘛，但是来 special 中上没不来到无 redirection。 हाँ एग्जैक्टली। आप सिंपल यूं याद रखेंगे कि क्लासिफिकेशन है विच वन और रिग्रेशन है हाउ मच। अब तो ये डिफरेंस कभी कंफ्यूज नहीं हो गया। अब तक तो हम मशीन को ट्रेन करना सीख चुके हैं, लेकिन प्रेडिक्शन की 2 टाइप्स हैं। लेकिन अगर मशीन बहुत ज्यादा सीख ले या फिर ठीक से सीखती ही नहीं तो दोनों सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इन कंसेप्ट को हम कहते हैं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। प्रोफेसर, अगर मशीन बहुत ज्यादा सीख ले तो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बन जाती? वैसे जरूरी तो नहीं, लेकिन ज्यादा सीखना भी अक्सर प्रॉब्लम बन जाता है। इनके कंसेप्ट को समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए कि क्लास 5 का स्टूडेंट बाय मिस्टेक यूनिवर्सिटी के फिजिक्स एग्जाम देने बैठ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इतना सीखा ही नहीं। बिल्कुल, मशीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर मॉडल को ट्रेनिंग के बाद भी पैटर्न समझ में ना आए तो हम उसे कहते हैं अंडरफिटिंग। सिंपल अल्फाज में हम यूं कहेंगे कि मॉडल ने इनफ सीखा ही नहीं। मॉडल ने डाटा से बॉर्डन पैटर्न इन को भी नहीं सीखा। हाँ एग्जैक्टली। अब आप दूसरे स्टूडेंट को देखें जिसने समझे हुए पूरी किताब को याद कर लिया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो जाता है, क्योंकि उसने कंसेप्ट समझे ही नहीं, सिर्फ याद किए। हाँ बिल्कुल, इसी को तो हम कहते हैं ओवरफिटिंग। यानी ये कि मशीन ट्रेनिंग डाटा में इतना ज्यादा मेमोराइज कर लेती है जिसकी वजह से न्यू इंसान जब उसके सामने आता है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। मतलब वो क्वेश्चन怎么样就都分嘛，好多除了是进度就都 fail。 हाँ एग्जैक्टली। ट्रेनिंग का याद करना जरूरी नहीं बल्कि उसका नए डाटा पे परफॉर्म करना जरूरी है।
इसे आप इस तरह याद कर लें कि अंडर फिटिंग डू नॉट लर्न इनफ और ओवर फिटिंग मेमोराइज एवरीथिंग। अब आप ये बताएं कि आइडियल मॉडल किसे होना चाहिए। कंसेप्ट समझो, ना फिर रटा लगाओ। हाँ पता है, समझो मेमोराइज मत करो। अब हम न्यू कंसेप्ट सुनने लगे हैं, उससे पहले आप ये सोचें कि आप एक मशीन बना रहे हैं जो हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करेगी। सिर्फ और सिर्फ हम उसे एक इन्फॉर्मेशन देंगे, हाउस नंबर्स। अब आप ये बताएं कि वो एक इन्फॉर्मेशन की मदद से एक्यूरेटली हाउस प्राइस प्रिडिक्ट कर सकती है। नहीं। हाँ एग्जैक्टली, मशीन को भी प्रेडिक्शन के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे एरिया, बेडरूम्स, गराज, लोकेशन, एज और गार्डन। इन्हीं सब यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं फ्यूचर। और जो सा डाटा साइंटिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स पर डिपेंड नहीं करता, कभी कभी वो डाटा की मदद से यूजफुल फ्यूचर ऑफ डाटास न्यू क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ, एज, एनुअल इनकम, मंथली इनकम और टोटल मार्क्स पर परसेंटेज। एग्जैक्ट डाटा से नया यूजफुल फ्यूचर ऑफ डाटा निकालने के प्रोसीजर को हम कहते हैं फ्यूचर इंजीनियरिंग। मतलब मशीन को बेहतर इनपुट देना। बिल्कुल, बेहतर फ्यूचर बेहतर लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास 500 फ्यूचर्स हैं, जिससे पूरी स्क्रीन फिल हो जाती है। फ्यूचर्स फ्यूचर्स फ्यूचर्स। प्रोफेसर ये तो बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, हर फ्यूचर यूजफुल नहीं होता। न्यू कंसेप्ट को समझने के लिए आप यूं सोचें कि आपने क्रिकेट टीम बनानी है, आपके पास 50 प्लेयर अवेलेबल हैं, लेकिन मैच में 11 प्लेयर की लिमिट है। तुम बेस्ट प्लेयर को दूर करते हैं। हाँ बिल्कुल, मशीन लर्निंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। यूजफुल फ्यूचर्स को रखें और अननेसेसरी फ्यूचर को रिमूव कर दें, ये कहलाता है फ्यूचर सिलेक्शन। कम और रेलेवेंट फ्यूचर्स का मतलब हो सकता है फास्ट ट्रेनिंग, लेस मेमोरी यूजेज, बेहतर मॉडल परफॉर्मेंस और सिंपलर मॉडल। मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ एग्जैक्टली, इन्हें आप इस तरह याद रख लें कि अंडर फिटिंग का मतलब मॉडल ने इंपॉर्टेंट पैटर्न इनफ नहीं सीखे, और ओवर फिटिंग का मतलब मॉडल ने ट्रेनिंग डाटा को मेमोराइज कर लिया, और फ्यूचर का मतलब इनपुट इंफॉर्मेशन। और जो सा फ्यूचर इंजीनियरिंग का उसे इस तरह समझने कि एग्जैक्ट डाटा से यूजफुल फ्यूचर बनाना, और फ्यूचर सिलेक्शन का इस तरह समझने के बेस्ट और रेलेवेंट फ्यूचर चूज करना। अब मुझे समझ में आ गया, मॉडल एल्गोरिथम की वजह से फालतू नहीं होता, बल्कि इनपुट डाटा की बिना भी हाई इंपॉर्टेंट होता है। साइंस की फील्ड में फेमस प्रिंसिपल भी है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी कि इनपुट डाटा की क्वालिटी ही हमारे पास पुअर होगी तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी रिलेबल नहीं होगा। अब हमारा ट्रेनिंग मॉडल तो तैयार है, लेकिन सवाल बहुत से हैं कि हमारा जो सा मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस गुड है कि नहीं, और एक्यूरेसी क्या है, और प्रिसीजन और काल किसे कहते हैं, और अपने मॉडल को डिप्लॉय किस तरह का क्यों करते हैं। ये सब समझने के लिए अब हम चलते हैं मॉडल एवेल्यूएशन की तरफ। प्रोफेसर मेरा मॉडल प्रॉपर्ली काम कर रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरा मॉडल गुड है। नहीं, सिर्फ मॉडल का काम करना हमारे लिए इनफ नहीं होता, हर वर्किंग मॉडल गुड नहीं होता। सोचो हम एग्जाम देते हैं, हमारा पेपर अटेम्प्ट करना और सबमिट करना हमारे लिए पढ़ना नहीं होता। असल सवाल ये है कि हमारे करेक्ट आंसर कितने ठीक थे। मशीन लर्निंग में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। हम मॉडल को टेस्ट करते हैं और उसको एक्यूरेटली परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जिसकी बना पर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉडल एवेल्यूएशन। अब हम न्यू कंसेप्ट समझने लगे, इसलिए फिर आप ये सोचें कि एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, जिसमें हम 95 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब बताएं हमारी एक्यूरेसी कितनी होगी। 95%। हाँ एग्जैक्टली, मशीन लर्निंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने मॉडल को चेक करते हैं कि टोटल प्रेडिक्शन में से उसने कितना परसेंट प्रेडिक्शन एक्यूरेसी के साथ हमें दी। तो क्या सर, जितना ज्यादा हमारे मॉडल की एक्यूरेसी होगी वो उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा हमारे पास डिफरेंट कंडीशन होती हैं, और कंडीशन पे ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए और कितनी नहीं। अब हम न्यू कंसेप्ट समझने लगे हैं, इसलिए फिर आप ये सोचें कि हमारी मशीन ने 10 नील को स्पैम प्रोडिक्ट किया, लेकिन असल में 8 स्पैम थे। इसका मतलब ये है कि हमारी मशीन ने स्पैम तो प्रोडिक्ट किए, लेकिन उसकी प्रोडिक्शन गलत भी थी। इसलिए ये प्रोसीजर हमें बताता है कि मशीन स्पैम प्रोडिक्ट में कितने करेक्ट थी, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रिसीजन। मतलब जब भी मशीन यस या स्पैम बोले, उन प्रेडिक्शन में से कितने वाकई करेक्ट थे। बिल्कुल, प्रिसीजन का फोकस प्रेडिक्शन की पॉजिटिव और करेक्टनेस पर होता है। अब हम दूसरा केस देखते हैं। मान लो हमारे पास 100 मेल स्पैम है, जिसमें से हमारी मशीन 80 मेल्स को आइडेंटिफाई कर लेती है और 20 को मिस कर देती है। अब ये प्रोसीजर हमें बताता है कि हमारी मशीन ने स्पैम केस में से कितने स्पैम को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई किया, इसलिए इसे हम कहते हैं रिकॉल। मतलब जितने स्पैम मिस असल में मिलते हैं मशीन हमने से कितने ढूंढ पाई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बस एक सिंपल ट्रिक याद रखें। पसंद यानी मशीन ने जो पॉजिटिव प्रोडक्ट किया उनमें से कितना करेक्ट था, और रिकॉल जो पॉजिटिव केस असल में थे उनमें से मशीन ने कितने ढूंढे लिए। अब मान लो जोन सा हमारा मॉडल है टेस्टिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? उसे रियल वर्ल्ड में यूज करना। एग्जैक्टली, जब कोई ट्रेन मॉडल किसी यूजर के लिए अवेलेबल कर दिया जाए उसे हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप, वेबसाइट्स, बैंक सिस्टम और हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर।
जब ये मॉडल हमारे कंप्यूटर में था उस वक्त हम इसका यूज कर रहे थे अकेला, लेकिन अब ये हर यूजर के काम आ रहा है। हर डाटा साइंटिस्ट का मेन मकसद यही होता है कि अपने काम के जरिए दूसरे यूजर का काम आसान करना। सर डिप्लॉयमेंट के बाद हमारा मॉडल करता क्या है? जब यूजर मॉडल को न्यू डाटा देता है तो हमारा मॉडल डाटा के बेस पर प्रेडिक्शन करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फेरेंस। लेकिन हमेशा की तरह कभी स्टोरी खत्म नहीं होती है। सर इस बात का क्या मतलब है? इसे समझने के लिए आप यूं सोचो कि आज उनका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 6 महीने बाद उसका यूजर बदल जाए या डाटा बदल जाए या मार्केट बदल जाए। अब जो सा मॉडल हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसकी परफॉर्मेंस कल गिरने लगती है। इसीलिए कंपनीज भी अपने डिप्लॉय मॉडल्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती रहती है ताकि पता चल सके कि जो सा मॉडल अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मॉडल मॉनिटरिंग। जानी मॉडल को भी रेगुलरली हेल्थ चेकअप से हाँ बिल्कुल, इंसानों की तरह। कंग्रेचुलेशंस, आज हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी याद नहीं की बल्कि उनकी कनेक्शन को भी समझा। अब मुझे मालूम है कि डाटा साइंस की पूरी इतनी मुश्किल नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर रही थी। हाँ बिल्कुल, जब लैंग्वेज समझ में आ जाए तो पूरे सब्जेक्ट को समझना आसान हो जाता है। आज हमने डाटा साइंस के इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया है। ये टर्म्स हमेशा हमारी हर कोर्स में, हर ट्यूटोरियल में, हर कैंगल प्रोजेक्ट में और मशीन लर्निंग के हर प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करेंगे। जितनी ज्यादा हमारी टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ज्यादा हम कॉन्फिडेंटली डाटा साइंस के प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आखिर में आप लोगों को एक बात कहूंगा, हमेशा खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।